हेलो बुक लवर्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑडियो बुक्स पर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में। हमारी वीडियोस कभी कभार थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम बुक्स के कंटेंट के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी बुक जो न केवल आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, बल्कि साथ में आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखित बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की, जिसमें ऑथर हमें बताते हैं कि हम अपने खाली पर्स को कैसे नोटों से भर सकते हैं और फिर इन नोटों को लंबे समय तक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें फिर कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस न करना पड़े। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द बुक। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आर्थिक सफलता के शाश्वत रहस्य, धन दौलत पर लिखी सबसे प्रेरक पुस्तक। सन 1920 के दशक में लिखी गई पुस्तक 21वीं सदी के आधुनिक निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या सिखा सकती है? बहुत कुछ, अगर यह पुस्तक जॉर्ज क्लासन की बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हो। इस पुस्तक में धन के मूलभूत सिद्धांत विस्तार से बताए गए हैं। यह हर कॉलेज के विद्यार्थी या आम आदमी के लिए बेहतरीन तोहफा है जो धन की दुनिया में खुद को दुविधाग्रस्त पाता है। साथ ही यह अनुभवी निवेशकों के लिए भी अद्भुत रूप से पठनीय है। लॉस एंजलिस टाइम। आपके सामने आपका भविष्य फैला हुआ है, दूर जाने वाली सड़क की तरह। इस सड़क पर महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करें, उनसे सीखें कि अपने खाली पर्स को कैसे भरा जाता है और इसके द्वारा ज्यादा सुखद जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह धन के ये नियम भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। ये बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं और आपको भी लाभ पहुंचाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और आपकी आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगेगी। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है इस दुन उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। अपने पर्स को मोटा करें, अपने खर्च को नियंत्रित करें, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं, अपनी पूंजी न गंवाएं, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं, भावी आमदनी सुनिश्चित करें, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। धन से सांसारिक सफलता का आकलन किया जाता है। धन से इस दुनिया की सारी अच्छी चीजों का आनंद लिया जा सकता है। धन उन लोगों के पास आसानी से आता है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। आज भी धन के नियम वही हैं जो 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय थे। प्रस्तावना। किसी देश की समृद्धि इसके नागरिकों पर ही निर्भर करती है। यह पुस्तक सफलता के बारे में है। सफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों और योग्यताओं के परिणाम स्वरूप मिलने वाली उपलब्धियां। हमारी सफलता की कुंजी है उचित तैयारी। हमारे काम हमारे विचारों जितने ही बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकते हैं और हमारे विचार हमारे ज्ञान जितने ही बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकते हैं। खाली पर्स का इलाज करने वाली इस पुस्तक को आर्थिक ज्ञान की मार्गदर्शिका कहा गया है। दरअसल यही इसका लक्ष्य है। यह महत्वाकांक्षी लोगों को आर्थिक सफलता का ज्ञान देती है, जिसकी मदद से वे धन हासिल कर सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं और उससे ज्यादा धन कमा सकते हैं। आगे के पृष्ठों में हम बेबीलोन में चलेंगे, जहां धन के मूलभूत सिद्धांत विकसित किए गए थे, जिन्हें आज दुनिया भर में जाना और माना जाता है। लेखक यह आशा करता है कि इस पुस्तक में पाठकों को अपने बैंक अकाउंट में वृद्धि करने, अधिक वित्तीय सफलता पाने और मुश्किल वित्तीय समस्याओं के समाधान की प्रेरणा मिलेगी। दुनिया भर के हजारों पाठकों में इसके बारे में यही राय व्यक्त की है। लेखक उन सभी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को धन्यवाद करना चाहता है जिन्होंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहयोगियों को यह पुस्तक बड़ी संख्या में बांटी है। इस पुस्तक को सफल लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि ये सफल लोग भी इन्हीं सिद्धांतों की बदौलत सफल बने थे। बेबीलोन प्राचीन विश्व का सबसे दौलतमंद शहर इसीलिए था क्योंकि इसके नागरिक बहुत अमीर थे। वे धन का मूल्य समझते थे। वे धन को हासिल करने, उसे बनाए रखने और उससे अधिक धन कमाने के दमदार आर्थिक सिद्धांतों पर अमल करते थे। इन सिद्धांतों की बदौलत वे दौलतमंद बन गए और हम भी यही तो चाहते हैं। जॉर्ज एस क्लासन। अमीर बनने की इच्छा। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय वह अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा था। वह अपने खस्ताहाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था।
बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे पर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी के देखने के अंदाजे से वह समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था कि इस समय उसके हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से काट छांट करना चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सके। बहरहाल सुगठित और मासल देह वाला बंजीर दीवार पर अलसाए अंदाज में बैठा रहा। उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था। कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यूफ्रेटस नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर शोले बरसाता था। आज भी वह निर्ममता से शोले बरसा रहा था। इस वजह से बंजीर की भौहें पर पसीने के मोती छलछला आए थे, जो बहकर उसके सीने के बालों में गुम हो गए थे। दूर उसे सम्राट के महल की बाहरी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। पास में नीले आसमान को छूती बेल मंदिर की मीनार थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था। उसके आसपास कई और लोगों के घर भी थे, जिनकी हालत उसके घर से भी ज्यादा खराब थी। बेबीलोन का यही माहौल था। यहाँ भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी। यहाँ प्रचुर दौलत और बेहद गरीबी पास पास रहती थी। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर बिना किसी योजना या व्यवस्था के साथ साथ रहते थे। बंजीर के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चलने वाले भिखारी रास्ते से हट जाएं। बहरहाल जब पानी वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे। वे ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि ये गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे। इन सब की पीठ पर पानी की भारी मशकें लदी थी, जो हैंगिंग गार्डन्स में डालने के लिए ले जाई जा रही थी। बंजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसने व्यस्त शहर के कोलाहल को न तो सुना और न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब उसे एक परिचित वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। उसने पलटकर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र। लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए। आपका पर्स जरूर भारी होगा, क्योंकि अगर वह सिक्कों की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते। मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इससे पहले कि आपका उधार वापस लौट आएगा। बंजीर ने उदासी से जवाब दिया, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मेरे सबसे पक्के दोस्त। इसका कारण यह है कि वे 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते, मेरी पूरी पूंजी की दौलत। कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को भी उधार नहीं देता, भले ही वह उसका सबसे पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। क्या? कोबी ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है, इसके बावजूद तुम दीवार पर बुत बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहां से आएगा? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई चीज तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवता ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है? यह मुसीबत जरूर देवता ने ही लादी होगी, बंजीर ने हामी भरते हुए कहा। सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था। यह बेसिर पैर का सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा था और मैं भिखारियों की तरफ लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा था। मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और अपने लिए मनचाही चीजें खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसीलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था और मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने का कोई डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही संतुष्ट और सुखी महसूस कर रहा था। मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मेहनती मित्र हूँ। तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उसके खुशी से दमकते चेहरे पर झुर्रियों का नामो निशान नहीं था। वह एक बार फिर उतनी ही सुंदर और खुश मिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत बढ़िया सपना था, परंतु इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था। मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। आओ हम इस बारे में विस्तार से बातें करें, क्योंकि जैसा समुद्री यात्री कहते हैं, हम एक ही नाव में सवार हैं। बचपन में हम दोनों ने धर्मगुरुओं के से एक साथ शिक्षा हासिल की। किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की। बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए। हम संतुष्ट लोगों की तरह रहते हैं। दिन रात मेहनत करने और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहे हैं।
इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया है, परंतु हमें कभी दौलत की खुशी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इस इसके लिए हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या हम गूंगी भेड़ों जितने मूर्ख हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझसे कहते हो कि मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। इसका मैं क्या जवाब देता हूँ? क्या मैं यह कहता हूँ कि यह रहा मेरा पर्स, इसमें से जितने चाहे सिक्के ले लो, खुशी खुशी निकाल लो? नहीं, इसके बजाय मैं कहता हूँ कि मेरा पर्स भी तुम्हारे पर्स की तरह ही खाली है। आखिर इसकी क्या वजह है? हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं है? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्त्रों की मूलभूत जरूरतें ही पूरी हो सकें? बंजीर ने कहा, और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे और उनके पुत्र भी इस सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे? क्या उनको भी बकरी के दूध और दलिये से पेट भरना होगा? कोबी ने हैरान होकर कहा, बंजीर, हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं, परंतु तुमने पहले कभी भी ऐसी बातें नहीं की है। अब तक मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम पर जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। अब मुझे एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी करेंगे भी नहीं। इसीलिए मेरा दिल उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन हो, मवेशी हो, सुंदर कपड़े हो और सिक्कों से भरा पर्स हो। इन चीजों को पाने के लिए मैं डट कर मेहनत करने को तैयार हूँ। इन चीजों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने को तैयार हूँ, परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार मिले। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, परंतु वे हमें क्यों नहीं मिलती हैं? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीजें खरीद सकें? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने कि तुम। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखे मरने की नौबत न आए, मुझे अक्सर इसकी योजना बनानी पड़ती है। मेरे दिल में एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है। मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने मन में तैर रही संगीत की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूं। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने भी कभी नहीं सुना होगा। इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। बेबीलोन में तुमसे ज्यादा मधुर संगीत कोई नहीं बजा सकता है। न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे, परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे? हम दोनों तो सम्राट के गुलामों जितने गरीब हैं। घंटी की आवाज सुन रहे हो? यह देखो, सम्राट के गुलाम आ गए। उसने पसीना पसीना हो रहे अधनंगे भिश्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और संकरी सड़क पर बोझ लाद कर चल रहे थे। 5 गुलाम एक साथ चल रहे थे और हर एक की पीठ पर पानी की भारी मशक का बोझ लदा था। जो आदमी सबसे आगे चल रहा था उसका शरीर कितना सुगंधित है। कोबी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी। साफ नजर आता है कि वह अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा। बंजीर ने सहमत होते हुए जवाब दिया, इन गुलामों में ज्यादातर लोग हमारी तरह ही हैं। लंबे और गोरे गुलाम उत्तरी देशों के हैं, हंसमुख अश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के हैं। सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते हैं। ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते हैं। उनके जीवन में सुख नहीं है, न ही सुख मिलने की जरा भी आशा है। वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं, घटिया अनाज का दलिया खाते हैं। बेचारे गुलामों पर तरस खाओ को भी। मुझे भी उन पर तरस आता है, परंतु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया हूँ कि हमारी हालत भी उनके जैसे है। हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था। यह सच है कोबी, हालांकि यह विचार सुखद नहीं है। हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी जिंदगी जिए। काम करना, काम करना, काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगति, कोई तरक्की नहीं होना। कोबी ने पूछा, क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता है और वह हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य से सीख सकते हैं। बंजीर ने सोचते हुए जवाब दिया। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकद दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार हो था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया
ताकि सब लोग यह देख लें कि यह संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है। बंजीर ने कहा, लोग कहते हैं अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है। बंजीर बीच में बोल पड़ा, इतना अमीर? अगर मुझे अगर वह मुझे कहीं रात के अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाएगा। कोबी ने झिड़कते हुए कहा, बकवास। इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। हरकत की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वह कितना ही दिल खोल कर खर्च करे, उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है, बंजीर बोला। मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूर देशों की यात्रा पर चला जाऊं। हरकत को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है? कोबी ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजीर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजीर निनोवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया। कोबी, तुमने एक बेहतरीन विचार दिया है। बंजीर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है और अरकत हमेशा अच्छा मित्र रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पर्स खाली हैं। हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ हरकत के पास चलकर उससे यह सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत को कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं समझ गया हूँ कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलोन का सबसे मजबूत रथ बनाओगे और तुम लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को समर्पित कर दिए, इसीलिए तुम उस काम में सफल हुए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में मेहनत की। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की, उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं को इस स्थिति के यूं ही चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल हमें उगते सूरज की किरण दिखाई दे गई है। अब हमें आमंत्रित कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। बंजीर ने आग्रह किया, हम आज ही हरकत के पास चलेंगे। इसके अलावा हम अपने बचपन के उन दोस्तों को भी ले चलेंगे जिनका हाल भी हमारी तरह ही है। मैं चाहता हूं कि वे भी हरकत के ज्ञान का लाभ उठाएं। बंजीर, तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो, इसीलिए तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं। तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही चलेंगे और अपने बचपन के मित्रों को भी साथ ले चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।